1820 की बात है। कोपेनहेगन में एक प्रोफेसर थे, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रिड। अपनी क्लास में बिजली से जुड़ा कोई प्रयोग दिखा रहे थे। हम्म। टेबल पर उनका लेक्चर का सामान फैला हुआ था, जिसमें एक तार था, एक बैटरी थी हाँ। और एक कंपास भी पड़ा था। हम्म। जैसे ही उन्होंने तार को बैटरी से जोड़ा, उन्होंने एक बड़ी अजीब सी चीज देखी। पास पड़े कंपास की सुई, हम्म। जो हमेशा उत्तर की तरफ रहती है, हम्म। वो अचानक कांपी और हिल गई। हम्म। उन्होंने सोचा शायद ये गलती से हुआ होगा। उन्होंने फिर से तार जोड़ा और सुई फिर से हिली। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये वो पल था जब इंसानियत ने पहली बार, गलती से ही सही, प्रकृति के एक बहुत गहरे राज पर से पर्दा उठाया था। हम्म। बिजली और चुंबकत्व का रिश्ता। हम्म। आज हम इसी हैरत अंगेज रिश्ते की कहानी में और गहराई से उतरेंगे। हमारे पास विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक का अध्याय है और आज हम इसमें छिपे हुए ज्ञान को बाहर निकालेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक मामूली तार में बहता हुआ करंट कैसे एक अदृश्य चुंबकीय शक्ति पैदा करता है। और कैसे यही सिद्धांत हमारी पूरी दुनिया को चलाने वाली मोटरों और जनरेटरों की जान है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। ऑस्ट्रेड की उस एक ऑब्जर्वेशन ने एक दरवाजा खोला और उसके बाद फेराडे और एम्पियर जैसे वैज्ञानिकों ने उस दरवाजे के पार एक पूरी नई दुनिया की खोज की। तो चलिए फिर कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। जब ऑस्ट्रेड ने उस कंपास की सुई को हिलते देखा, तो असल में वहां हो क्या रहा था? इसका जवाब ही इस पूरी कहानी का केंद्र है। जब भी किसी तार से विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, तो वो तार सिर्फ एक तार नहीं रहता। अच्छा। वो अपने चारों तरफ एक अदृश्य प्रभाव क्षेत्र बना लेता है, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये एक नियम है? हाँ, एक सार्वभौमिक नियम है। चलता हुआ चार्ज हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और कंपास की सुई? कंपास की सुई तो खुद एक छोटा सा चुंबक होती है। जी। जैसे ही वो इस नए बने चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आई, उस पर एक बल लगा और वो बेचारी हिल गई। अदृश्य क्षेत्र, ये सुनने में थोड़ा जादुई लगता है। क्या इस अदृश्य चीज को देखने का कोई तरीका है? हाँ, और स्रोत में इसका एक बड़ा मजेदार प्रयोग दिया गया है। वो लोहे के बुरादे वाला? बिल्कुल। आप एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लीजिए, हाँ। उस पर लोहे का महीन बुरादा छिड़क दीजिए। अब कार्डबोर्ड के बीच से एक तार को आर पार निकालिए और उसे बैटरी से जोड़ दीजिए। और जैसे ही करंट बहेगा, आप देखेंगे कि वो लोहे का बुरादा अपने आप सजने लगता है, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें सजा दिया हो। वो खूबसूरत गोल गोल संकेंद्री वृत्तों में जम जाता है। अरे वाह! तो वो जो पैटर्न बनता है, वही उस चुंबकीय क्षेत्र का नक्शा है? बिल्कुल सही। वो वृत्त ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं और इनकी एक दिशा भी होती है। हाँ, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यानी राइट हैंड थंब रूल। सही। सोचिए कि आपने उस करंट वाले तार को अपने दाएं हाथ में पकड़ा हुआ है और आपका अंगूठा करंट के बहने की दिशा में है। तो आपकी उंगलियां जिस दिशा में मुड़कर तार को पकड़ेंगी, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इतना सरल और इतना कारगर नियम है ये। ठीक है, तो ये एक सीधे तार की बात हुई। पर मुझे लगता है वैज्ञानिकों ने सोचा होगा कि इस प्रभाव को और शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। बिल्कुल सोचा होगा। स्रोत बताता है कि अगर तार को मोड़कर एक गोल लूप बना दें, तो खेल बदल जाता है। हाँ, खेल बिल्कुल बदल जाता है। जब आप तार को एक गोलाकार लूप में मोड़ते हैं, तो एक खास बात होती है। लूप के हर छोटे से हिस्से से निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लूप के केंद्र में आकर एक साथ जुड़ जाती हैं, एक दूसरे को मजबूत करती हैं। अच्छा, तो केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र बहुत शक्तिशाली हो जाता है। बहुत ज्यादा। और फिर किसी ने सोचा, अगर एक लूप से इतनी ताकत बढ़ती है, तो क्यों ना बहुत सारे लूप एक साथ लगा दिए जाएं? और इसी से कुंडली यानी कॉइल का जन्म हुआ। हाँ, अगर आपकी कुंडली में 100 फेरे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र भी लगभग 100 गुना शक्तिशाली हो जाएगा। और यहीं पे एक और दिलचस्प चीज आती है, जिसका स्रोत में जिक्र है, परिनालिका, सोलेनॉइड। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर हम उस तार के लूप को खींचकर एक स्प्रिंग जैसा बना दें, बस वही परिनालिका है। एक बेलन के ऊपर तार के बहुत सारे फेरे पास पास लिपटे हुए। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब इसमें से करंट गुजरता है, तो ये हूबहू एक क्षण चुंबक यानी बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है। मतलब इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव बन जाता है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। एकदम सही। पर एक क्षण चुंबक तो हमारे पास पहले से ही था, तो फिर करंट से ऐसा चुंबक बनाने की जरूरत क्या थी? बहुत अच्छा सवाल है। जरूरत थी कंट्रोल की। कंट्रोल? हाँ, एक स्थायी चुंबक हमेशा चुंबक रहता है, आप उसे बंद नहीं कर सकते।
लेकिन परिनालिका से बने विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट की ताकत आपके हाथ में है। अच्छा, मतलब स्विच ऑन तो चुंबक, स्विच ऑफ तो साधारण तार। बिल्कुल, स्विच ऑन कीजिए, ये एक शक्तिशाली चुंबक बन जाएगा। स्विच ऑफ कीजिए और ये वापस एक साधारण तार का टुकड़ा है। यही इसका सबसे बड़ा तकनीकी लाभ है। ठीक है, ये तो समझ आ गया, बिजली से चुंबक बन सकता है। पर अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर बिजली से बना चुंबक असली चुंबक को हिला सकता है, तो क्या एक असली शक्तिशाली चुंबक बिजली वाले तार को भी हिला सकता है? मतलब एक्शन का रिएक्शन। क्या बात है, आपने बिल्कुल वही सवाल पूछा है जिसने कई वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया था। और जवाब था हाँ, बिल्कुल। अगर करंट वाला तार एक चुंबक है तो उसे दूसरे चुंबक के पास रखने पर उस पर भी बल लगना चाहिए। और लगता है। और ऐसा ही होता है। जब आप एक करंट ले जाने वाले तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो दोनों क्षेत्रों के टकराव से तार पर एक धक्का लगता है और वो सचमुच हिलने लगता है। अरे वाह! तो बस एक तार, एक चुंबक और थोड़ी सी बिजली और हमारे पास गति है, मोशन है। बिल्कुल, ये वही चिंगारी थी जिसने औद्योगिक क्रांति को ऊर्जा दी। और इस धक्के की दिशा पता करने के लिए भी एक नियम है। हाँ, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अपने बाएं हाथ की पहली 3 उंगलियों को एक दूसरे के 90 डिग्री पर फैलाइए। सही। अगर आपकी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए और मध्यमा करंट की दिशा, तो अंगूठा बताएगा कि तार पर धक्का किस दिशा में लगेगा। एकदम। और यही सिद्धांत है विद्युत मोटर का, एक ऐसी मशीन जो बटन दबाते ही घूमने लगती है। सही पकड़ा। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। मोटर के अंदर भी यही होता है। हाँ, बस थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से। 2 शक्तिशाली चुंबकों के बीच एक आयताकार कुंडली रखी होती है। जब कुंडली से करंट गुजरता है तो उसकी एक भुजा पर ऊपर की तरफ धक्का लगता है और दूसरी पर नीचे की तरफ, और इसी वजह से कुंडली घूमने लगती है। 1 मिनट, अगर एक भुजा ऊपर जा रही है और दूसरी नीचे, तो आधा चक्कर लगाने के बाद तो ये उल्टा नहीं हो जाएगा? फिर तो कुंडली वहीं फंस जाएगी, आगे पीछे हिलती रहेगी। बहुत बढ़िया पॉइंट। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए एक बहुत ही जीनियस डिवाइस का इस्तेमाल होता है। क्या? विभक्त वलय दिक् परिवर्तक, जिसे अंग्रेजी में स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर कहते हैं। अच्छा, इसका क्या काम है? इसका काम बड़ा मजेदार है। ये एक तरह का स्विच है जो हर आधे चक्कर के बाद कुंडली में करंट की दिशा को बड़ी चालाकी से पलट देता है। पलट देता है? हाँ, इस धोखे की वजह से कुंडली पर लगने वाला धक्का हमेशा उसे एक ही दिशा में घुमाता रहता है और वो लगातार घूमती रहती है। पंखे, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, मेरी नजर जहां तक जा रही है मुझे हर जगह घूमने वाली चीजें दिख रही हैं। ये सब इसी सिद्धांत पर चल रही हैं। है ना? ये सोचना ही हैरत में डाल देता है। और अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। वो कैसे? मतलब हमने बिजली से गति बना ली, अब और क्या चाहिए? अब सवाल ये है कि अगर A से B हो सकता है तो क्या B से A भी हो सकता है? मतलब? अगर हम बिजली से चीजों को घुमा सकते हैं तो क्या हम चीजों को घुमाकर बिजली बना सकते हैं? अरे वाह! और इस सवाल का जवाब 1831 में माइकल फैराडे नाम के एक जीनियस ने दिया। और उनके जवाब ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बिल्कुल। फैराडे ने खोजा कि अगर आप एक बंद कुंडली के पास रखे चुंबक को हिलाते हैं या चुंबक के पास कुंडली को हिलाते हैं तो कुंडली में अपने आप एक करंट पैदा हो जाता है, बिना किसी बैटरी के, सिर्फ गति से। मतलब बिजली बनाने के लिए आपको बस एक चुंबक और एक तार की कुंडली चाहिए और उन्हें एक दूसरे के हिसाब से हिलाना है। ये इतना सरल है। सिद्धांत में ये इतना ही सरल और खूबसूरत है। मुख्य बात यह है कि कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र में लगातार बदलाव होना चाहिए। अगर दोनों स्थिर हैं तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। जैसे ही गति शुरू होगी बिजली पैदा हो जाएगी। और इस पैदा हुई धारा की दिशा जानने के लिए भी एक नियम है। हाँ, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये बिल्कुल बाएं हाथ के नियम जैसा है, बस जनरेटर के लिए आपको दाहिना हाथ इस्तेमाल करना है। तो इसका मतलब विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर असल में एक मोटर का ठीक उल्टा है। बिल्कुल। मोटर बिजली खाकर घूमती है और जनरेटर घूमकर बिजली पैदा करता है। ये तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हुए। यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ये एक परफेक्ट समरूपता है। तो हमारे पावर प्लांट में यही होता है। हाँ,
बड़े बड़े टरबाइन पानी, हवा या भाप की ताकत से घूमते हैं और वो विशाल जनरों को घुमाकर हमारे घरों के लिए बिजली बनाते हैं। स्रोत में एसी और डीसी का भी जिक्र है। हमारे घरों में एसी आती है, इसका क्या मतलब है? डीसी यानी दिष्ट धारा वो है जो एक ही दिशा में बहती है, जैसे बैटरी से मिलती है। लेकिन एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा अपनी दिशा लगातार बदलती रहती है। भारत में हमारे घरों में आने वाली बिजली 50 हर्ट्ज की होती है। जिसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में 100 बार अपनी दिशा बदलती है, एक बार आगे एक बार पीछे। सही। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे बहुत दूर दूर तक कम ऊर्जा के नुकसान के साथ भेजा जा सकता है। चलिए, तो अब ये बिजली पावर प्लांट से चलकर हमारे घरों तक पहुंच गई है। अब बात करते हैं घर के अंदर की वायरिंग की। स्रोत बताता है कि हमारे प्लग में 3 तार होते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। हाँ, और इन तीनों की अपनी अपनी बहुत जरूरी भूमिका है। लाइव वायर, जो आमतौर पर लाल रंग का होता है, वही है जिसमें 220 वोल्ट का पोटेंशियल होता है। और न्यूट्रल, जो काले रंग का होता है, वो सर्किट को पूरा करता है। लेकिन तीसरा तार, हरे रंग का भूसंपर्क तार यानी अर्थ वायर, वो एक गुमनाम हीरो है। वो एक सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच? वो कैसे बचाता है? सोचिए, आपके पास एक मेटल की बॉडी वाला उपकरण है, जैसे कि प्रेस या फ्रिज। अगर अंदर कोई गड़बड़ी हो जाए और लाइव वायर गलती से मेटल की बॉडी से छू जाए तो पूरी बॉडी में करंट आ जाएगा। और जैसे ही कोई उसे छुएगा, उसे बहुत जोर का झटका लगेगा। लेकिन अगर अर्थ वायर जुड़ा है तो वो उस सारे खतरनाक करंट को एक आसान शॉर्टकट रास्ता दे देता है, सीधे जमीन में। बिल्कुल। इससे सर्किट में करंट अचानक बढ़ जाता है, फ्यूज उड़ जाता है और सप्लाई बंद हो जाती है। आप एक जानलेवा झटके से बच जाते हैं। और स्रोत में 2 और खतरों की बात की गई है, अतिभारण और लघुपथन, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। हाँ, शॉर्ट सर्किट तब होता है जब लाइव और न्यूट्रल तार गलती से सीधे एक दूसरे से छू जाते हैं। और ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग तब होती है जब आप एक ही सॉकेट में बहुत सारे भारी उपकरण एक साथ लगा दें। तब वो सर्किट अपनी क्षमता से ज्यादा करंट खींचने लगता है। पर दोनों ही मामलों में नतीजा एक ही होता होगा, तार गर्म होकर आग पकड़ सकते हैं। बिल्कुल। और इसी से बचाने के लिए हमारे घरों में एक और छोटा सा गार्ड तैनात होता है, विद्युत फ्यूज। वो फ्यूज जो अक्सर उड़ जाता है। वो इसलिए उड़ता है ताकि आपका घर जलने से बच जाए। फ्यूज एक पतले तार का टुकड़ा होता है जो ज्यादा करंट बहते ही गर्मी से पिघल जाता है और सर्किट को तोड़ देता है। तो एक कंपास की सुई के मामूली से हिलने से शुरू हुई कहानी मोटरों के घूमने, जनरेटरों के बिजली बनाने से होती हुई हमारे घर के फ्यूज बॉक्स तक पहुंच गई। और ये सब कुछ सिर्फ एक गहरे अटूट रिश्ते पर टिका है, बिजली और चुंबकत्व का। हाँ, और अब हम जानते हैं कि ये 2 अलग-अलग ताकतें हैं ही नहीं। ये एक ही बल के 2 चेहरे हैं, जिसे हम वैद्युत चुंबकत्व कहते हैं। ये प्रकृति के 4 मूलभूत बलों में से एक है। और जाते जाते एक अंतिम विचार। स्रोत में एक बहुत ही रोचक बात बताई गई है जो इस कहानी को मशीनों से निकालकर हमारे अपने शरीर के अंदर ले आती है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। हमारी तंत्रिका कोशिकाओं से जो संदेश दिमाग तक जाते हैं या दिमाग से शरीर के अंगों तक आते हैं, वे भी बहुत कमजोर विद्युत आवेगों के रूप में होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। हाँ, और जैसा कि हमने सीखा, जहां भी चलता हुआ चार्ज होगा वहां एक चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। ये क्षेत्र बहुत बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, लेकिन ये मौजूद हैं। तो मेरे सोचने, महसूस करने, हाथ हिलाने, इन सब में मेरे शरीर के अंदर छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र बन रहे हैं। हाँ, और MRI जैसी मेडिकल तकनीकें इसी का फायदा उठाती हैं। वो हमारे शरीर के अंदर इन्हीं बेहद कमजोर चुंबकीय क्षेत्रों का पता लगाकर हमारे दिमाग और अंगों की इतनी साफ तस्वीरें बना पाती हैं। ये इस बात का सबूत है कि प्रकृति के ये नियम सिर्फ तारों और मोटरों पर ही नहीं, हम पर भी लागू होते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत गहरे विचार को जन्म देता है। अगर हमारे विचार, हमारी यादें और हमारी चेतना भी वैद्युत चुंबकत्व के खेल पर आधारित हैं, तो और कौन सी अदृश्य शक्तियां और संबंध हमारी दुनिया को उन तरीकों से आकार दे रहे हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं।